कि राज्य और सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा जो भी अपकृत्य किया जाता है उसके लिए प्रतिनिधित्व रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए, लेकिन वह कुछ शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि अपकृत्य जो है वह कर्मचारी के द्वारा अपने कर्तव्य पालन के दौरान किया जाना जरूरी है। यानी जब व्यक्ति राज्य सरकार के निर्देशन में कार्य कर रहा है और वह जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके दौरान वह उस कार्य को करते वक्त, उस कर्तव्य पालन को करते समय कहीं ना कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है तो वह दायित्व निर्वहित करने के लिए राज्य सरकार लायबल है। दूसरी बात, दूसरी शर्त कि इस प्रकार का पालन किए गए जो कार्य है वह संप्रभु अधिकार के प्रत्यायोजन के तहत नहीं होने चाहिए। यानी यदि राज्य सरकार अपने संप्रभु पावर को डेलीगेट करती है राज्य के कर्मचारी के ऊपर और वह उस संप्रभु कार्य के प्रत्यायोजन के अनुसरण में कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है तो राज्य सरकार लाइबल नहीं है। अर्थात दो शर्तें पूरी होना जरूरी है यदि राज्य सरकार से आपको कंपनसेशन प्राप्त करना है। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त यह है कि अपकृत्य उस दौरान हो जब वह इन द ड्यूटी हो, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। दूसरी बात कि वह जिस कार्य को कर रहा है वह संप्रभु पावर के तहत प्राप्त अधिकार नहीं है। डेलीगेशन ऑफ द सॉवरेन पावर ऑलवेज इम्यूनिटी की श्रेणी में आएगा, हमेशा इम्यूनिटी है, उन्मुक्ति है। यानी यदि राज्य सरकार अपनी संप्रभु शक्ति के अधीन कोई भी कार्य करती है तो उस कार्य को करने के कारण से यदि किसी भी व्यक्ति को कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी पैदा होती है तो वह लाइबल नहीं मानी जाएगी, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व दायित्व नहीं होगा। यहाँ एक सेंटेंस जो है वो आया कि जैसे राज्य के संप्रभु अधिकार क्या है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो कहाँ क्रिएट होता है कि किसी भी राज्य के संप्रभु अधिकार कौन से हैं और नॉन सॉवरेन अधिकार कौन से हैं। अब जब हम संप्रभु अधिकार की डेफिनेशन को प्राप्त करना चाहें तो सामान्य रूप से क्या होता है? सेना से संबंधित मामले हैं, जल सेना से संबंधित मामले हैं, थल सेना से संबंधित मामले हैं, न्याय प्रशासन से संबंधित मामले हैं, पुलिस से संबंधित मामले हैं। ये मामले प्योर एंड प्योर केवल राज्य सरकार ही कर सकती है, उसके अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति उन कार्य को करने के लिए एंटाइटल नहीं है। जिस कार्य को केवल राज्य सरकार कर सकती है और यदि राज्य का कोई सेवक उस कार्य के डेलीगेशन में, उस पावर के डेलीगेशन में किसी प्रकार की कोई गलती करता है, कोई चूक करता है और उससे कोई अपकृत्य घटित होता है तो राज्य सरकार अपने कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत के तहत लायबल नहीं है। लेकिन यदि गैर नॉन सॉवरेन फंक्शन है, नॉन सॉवरेन पावर है, नॉन सॉवरेन पावर का अर्थ क्या है कि राज्य के अधिकारों का इस प्रकार से प्रत्यायोजन करना जो किसी व्यक्ति या प्राधिकार को ट्रांसफर किए गए हैं, जैसे सड़क का निर्माण है, रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ सेवा है, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य है, नौ परिवहन है, पथ परिवहन है, हवाई मार्ग है, ये सब एक्ट जो है राज्य सरकारें करती है। और राज्य सरकार इन कार्यों को करने के लिए या तो किसी व्यक्ति को अधिकृत करती है या उनके जो कर्मचारी है वो उस कार्य का संपादन करते हैं। चूंकि ये कार्य नॉन सॉवरेन पावर के डेलीगेशन पर है तो ऐसे सभी कार्य को करते वक्त यदि किसी प्रकार की टॉर्टियस लायबिलिटी पैदा होती है, अपकृत्यपूर्ण दायित्व पैदा होता है तो राज्य सरकार इस कार्य के लिए लायबल होगी, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। यहाँ यह चीज हमें समझनी है कि सॉवरेन इम्यूनिटी क्या है। संप्रभु की उन्मुक्तता यानी एक ऐसा कार्य जो राज्य अपनी सॉवरेन कैपेसिटी में करता है वह यदि उस पावर को डेलीगेट कर देता है तो उस व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया कार्य भी उसे उन्मुक्त बनाता है, अर्थात राज्य सरकार उस कार्य के लिए फिर लायबल या दायित्व के अधीन नहीं होगी। अब किस स्थिति में ऐसा होगा? जहां राज्य सरकार जो है वो अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है अथवा राज्य दायित्व से मुक्त है तो वहां अपने कर्मचारियों के द्वारा राज्य सरकार की उन्मुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। सबसे पहली बात कि जो आर्टिकल 300 है जिस पर हमने कल बात भी की कि आर्टिकल 300 के तहत सरकार के विरुद्ध वाद जो है
वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, भारत संघ के नाम से लाया जाएगा, और सरकार किसी के खिलाफ बात जो है वो भारत संघ के नाम से करेगी, केंद्र सरकार। राज्यों की जो सरकारें हैं वह अपने राज्य के नाम से केस फिल करेगी और उनके खिलाफ केस फिल करने में भी राज्य का नाम आएगा। अर्थात आर्टिकल 300 के तहत एक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में वह दायित्व के अधीन होती है। अब यहाँ कुछ स्थितियां जहां पर राज्य तथा सरकार जो है वह इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाती, जबकि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है। यानी कि उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या चीज साबित करनी है? सबसे पहली चीज ये साबित करनी है कि आरोपित कृत्य उनके कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। सबसे पहला क्या था कि जो एक्ट हुआ वह कर्मचारी के द्वारा था। दूसरा संवैधानिक फंक्शन था, यानी कि स्टैट्यूटरी फंक्शन है, अर्थात कानून के द्वारा तय उत्तरदायित्व के पालन के सिलसिले में कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे कोई नुकसान हुआ है। अब ये चीज क्या है? स्टैट्यूटरी फंक्शन का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के वो विधितः कोई लायबिलिटी राज्य सरकार के ऊपर थी और राज्य सरकार ने विधितः उस कार्य को किसी को करने के लिए डेलीगेशन किया है अपने पावर का, तो वह उन्मुक्ति प्राप्त है। तीसरी बात, संवैधानिक कर्तव्य का पालन संप्रभु अधिकार के प्रत्यायोजन के तहत किया गया हो, अर्थात जिस स्टैट्यूटरी फंक्शन के लिए आपको कहा गया है वह डेलीगेशन जो है वह सॉवरेन पावर के डेलीगेशन के रूप में है, संप्रभु शक्ति के अधीन प्रत्यायोजन है, और इसीलिए राज्य जो है वह अपने कर्मचारी के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उन्मुक्ति प्राप्त है। संप्रभु अधिकार होना जरूरी है, कर्मचारी द्वारा संप्रभु अधिकार के प्रत्यायोजन के तहत अपना कर्तव्य पालन किया जाना जरूरी है, और उस कर्तव्य पालन के दौरान अपकृत्य घटित होना जरूरी है, और जिस कार्य को उसे दिया गया है वह एक संवैधानिक कृत्य होना जरूरी है। अब यहाँ पर गैर संप्रभु और संप्रभु को हमें डिस्कस करना है कि नॉन सॉवरेन और सॉवरेन फंक्शन के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करें। इस बात को समझने के लिए पीएनओ स्टीम नेविगेशन का केस जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। पीएमओ स्टीम नेविगेशन कंपनी में एक वादी जो है वो एक कर्मचारी जो घोड़ों के द्वारा जो गाड़ी खींची जाती है उस पर सवार होकर और कहीं से गुजर रहे थे, और डॉक यार्ड से गुजरते वक्त वहां पर एक कोई लोहे की छड़ पड़ी थी, और उस छड़ के ऊपर से जैसे ही पहिया निकला वो छड़ जो है उछल कर दूसरे व्यक्ति को हार्म कर देती है और घोड़ों को उससे चोट लगती है और घायल होते हैं। तो वादी के द्वारा जब अलिवजन की कार्रवाई की जाती है तो वादी को इस आधार पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए दलील पेश की जाती है कि डॉकयार्ड पर जो शिप का कार्य चल रहा है, मरम्मत का कार्य चल रहा है, उसका प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है, जिससे कि सॉवरेन पावर प्राप्त है, और जो भी व्यक्ति मरम्मत का कार्य कर रहा था वह उस सॉवरेन पावर के डेलीगेशन में कर रहा है। और यदि कोई कार्य संप्रभु शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसरण में किया जा रहा है, उससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी टॉर्टिस लायबिलिटी क्रिएट हो, आप उसे लायबल नहीं मान सकते। अब यहाँ जस्टिस पिकॉक ने इस दलील को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसका रीजन क्या था कि जस्टिस पिकॉक ने संप्रभु अधिकार और गैर संप्रभु अधिकार के बीच अंतर स्थापित करने का प्रयास किया, और उन्होंने एक गाइडलाइन दी। हालांकि ये जो लाइन थी ये इतनी थिन थी कि हमें पता नहीं चलता है कि सॉवरेन और नॉन सॉवरेन का डिफरेंस जो है इंडियन कंसर्न में हम आगे बात भी करेंगे कि वो बहुत अनिश्चिततापूर्ण है। यानी कि आज भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर कट नहीं कह सका कि राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य के लिए उसका प्रतिनिधित्व दायित्व होगा। उन्होंने सॉवरेन और नॉन सॉवरेन के जो कंफ्यूजन है उसको आज भी बरकरार रखा है। वो बात अलग है कि आर्टिकल 14 की परिधि में आर्टिकल 14 का स्थान लेकर कई बार न्यायालय कंपनसेशन दिलाने में कामयाब हो जाता है, राज्य सरकार जो है उसको लायबल बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज की डेट में अनिश्चितता का जो माहौल है वो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है। यहां पर यह सिद्धांत दिया गया कि संप्रभु तथा गैर संप्रभु की पृथकता, यानी दोनों के बीच में सेपरेशन कर दो। अब सेपरेशन करने के लिए आधार क्या है? किसी भी चीज को एक आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है, वर्गीकरण किया जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि एक वर्ग में रखे गए और एक वर्ग से बाहर निकाले गए लोगों के बीच में डिफरेंस अपने आप में शो होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वह वर्गीकरण सही है। तो यहां पर एक वर्गीकरण किया गया। हालांकि ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को संप्रभु का दर्जा दे रखा था, यानी कि वो सॉवरेन थी, और
जलपोत की मरम्मत का कार्य एक व्यवसायिक कार्य था। हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि क्या जलपोत की सिप की मरम्मत का कार्य राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है। सॉर्विन और नॉन सॉर्विन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का ये सबसे बेस्ट तरीका था कि यदि कोई कार्य ऐसा है जिस पर की राज्य सरकार की मोनोपोली है कि केवल और केवल राज्य सरकार ही उस कार्य को कर सकती है, तो ऐसा कार्य सॉर्विन फंक्शन माना जाएगा। और यदि उस सॉर्विन पावर के डेलीगेशन में कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य कंप्लीटली इम्यूनिटी प्राप्त है, अर्थात वहां पर यदि कोई अकृत्यपूर्ण दायित्व अराइज होता है तो उस कार्य के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को लायबल नहीं ठहरा सकते, राज्य सरकार उसके लिए कंपनसेशन प्राप्त प्रदान नहीं करेगी। अब नॉन सॉर्विन कौन से हुए? नॉन सॉर्विन वो फंक्शन है जिसे राज्य सरकार के अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। मरम्मत का काम कोई आम व्यक्ति भी कर सकता है, चूंकि पर्टिकुलर केस में निजी व्यक्ति भी यह कार्य कर सकते थे, वैश्विक कार्य था, उसको संचालन करने का काम अन्य लोग भी कर सकते थे, तो इसीलिए गैर संप्रभु एक्ट था, नॉन सॉर्विंग फंक्शन था। और नॉन सॉर्विंग होने के कारण से प्रतिवादी कंपनी को उत्तरदायी करार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पीएमओ स्टीम नेविगेशन कंपनी में यह दायित्व निरूपित किया गया और प्रथम बार यह चीज सामने आई कि गैर संप्रभु और संप्रभु के बीच में डिफरेंशिएट कैसे हो। अब इसका टेस्ट क्या है कि कौन से कर्तव्य संप्रभु है और कौन से कर्तव्य गैर संप्रभु है। इस सिद्धांत को जांच करने के लिए न्यायालय ने यह कहा कि खास तौर पर राज्य के द्वारा ही ऐसे कार्य किए जाएं जो केवल और केवल राज्य कर सकता है तो वो सॉर्विन है, और यदि उस कार्य को अन्य लोग भी कर सकते हैं तो वो नॉन सॉर्विन फंक्शन है। एस खोड़ावा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है जहां पर एक सरकारी अस्पताल जो था, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और उसकी डॉक्टर, उसमें जो डॉक्टर महिला थी उसने एक मरीज का ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन को करते समय एक सफाई करने वाला कपड़ा उसके पेट में ही छोड़ दिया। जब परिणाम आए तो उसमें क्या हुआ, उसे एक गंभीर प्रकार की बीमारी हो गई और जिसके कारण से पोस्ट टाइम उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर अदालत ने अस्पताल चलाने को एक गैर संप्रभु कार्य करार दिया और राज्य को इस अपकर्त्य के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के रूप में माना। उसका रीजन क्या था? क्योंकि हॉस्पिटल का काम स्वास्थ्य संबंधी सेवा देना केवल राज्य सरकार का काम नहीं था, निजी व्यक्ति भी राज्य हॉस्पिटल सेवा को संचालित करते थे। तो चूंकि यह कार्य निजी व्यक्तियों के द्वारा भी किया जा सकता था और राज्य सरकार भी कर सकती थी, इसलिए ये पी एंड जो केस था उसके अंतर्गत ये क्या हो गया, एक तरीके से नॉन सॉर्विन फंक्शन हो गया और नॉन सॉर्विन फंक्शन होने के कारण से उसे यहाँ पर लायबल ठहराया गया। श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है जहां पर अकाल राहत के कार्य में एक ड्राइवर लगा हुआ था जो कि अकाल राहत के लिए काम कर रहा था और वहां पर कार्य करते समय वो लापरवाही पूर्ण तरीके से गाड़ी चला रहा था। राज्य को इस कार्य के लिए दायित्व माना गया क्योंकि अकाल राहत का कार्य संप्रभु फंक्शन नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति भी अकाल राहत के कार्य में लग सकता है, तो जिस कार्य को अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं वह कार्य सॉर्विनिटी की परिभाषा में नहीं आता है, संप्रभु की परिभाषा में नहीं आता है। हालांकि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीमती जसो का एक केस और है जिसमें कमरों को गर्म करने के लिए कोयला ले जाने का कार्य जो था वो किया जाता था और एक निजी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य करते वक्त एक ड्राइवर जो कि शिमला में कार्य कर रहा था, एक कोयले के डिपो से सेना के मुख्यालय पर ले जाते समय लापरवाही पूर्ण तरीके से गाड़ी चलाते वक्त किसी का एक्सीडेंट कर देता है। अब हालांकि वो सेना का कार्य था, लेकिन सेना के द्वारा जो पर्टिकुलर एक्ट करवाया जा रहा था वो क्या था कि कोयले को एक जगह से लेकर और उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था और उस कोयले का काम क्या था कि कमरों को गर्म करने के लिए जो रूम्स बने हुए थे उनमें उन कोयलों का इस्तेमाल किया जाना था। तो ये सप्लाई का काम अन्य लोग भी कर सकते थे, तो न्यायालय ने इसे गैर संप्रभु कार्य माना और वहां पर न्यायालय ने उसे कंपनसेशन राज्य को प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर लायबल ठहराया। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज अब्दुल रहमान का एक केस और इसमें हमें दिमाग में रखना है जिसमें न्यायालय ने यह तय किया कि बीएसएफ का जो ड्राइवर होता है उसके द्वारा
सीमा सुरक्षा बल में पानी ले जाने वाले टैंकर को चलाना एक गैर संप्रभु एक्ट है। चूंकि ये केसेस पर्टिकुलर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेना का कार्य, क्योंकि हमने कहा कि सेना के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सॉवरेन फंक्शन या सॉवरेन पावर के तहत किया जाता है। लेकिन यदि सेना का अधिकारी या सेना का कर्मचारी या सेना का ड्राइवर भी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो अन्य लोग भी करने के लिए क्या है, अधिकृत है, या अन्य लोग भी उस कार्य को कर सकते हैं, तो फिर वो सॉवरेनिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। न्यायालय ने यहाँ पर भी उसे क्या किया, लायबल ठहराया, उसे लायबिलिटी के अधीन माना गया। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कस्तूरीलाल रलियाराम जैन जो भारतीय कंडीशन में अभी हम पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती के केस में क्या हुआ कि कलेक्टर की जीप की टक्कर लगने से, जनरली हम कहते हैं कि कोई भी गलत काम करते तो कलेक्टर है क्या, यानी कि हम उसे मानते हैं कि उसे इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन टक्कर लगने के कारण से वादी के पति की मृत्यु हुई। प्रतिवादी कलेक्टर के द्वारा इस्तेमाल की जा रही जीप का मालिक था। अपील किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने, जो जस्टिस सिन्हा थे, उन्होंने क्या किया, इस बात को कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसी निर्णय की पुष्टि करते हुए ये कहा कि राज्य की उन्मुक्ति पर विचार किए बिना ऐसे केसेस में जहां कलेक्टर के वर्क में लगी हुई एक जीप के ड्राइवर के द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से गाड़ी चलाते हुए किसी को हार्म कर दिया गया है, तो वो नॉन सॉवरेन फंक्शन है और यहाँ पर राज्य को क्या किया गया, उत्तरदायित्व के अधीन माना गया। राज्य को उन्मुक्ति देने के लिए एक बहुत ठोस जो चीज है वो क्या थी कि वह कार्य ऐसा होना चाहिए जो राज्य के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ना कर सके। भारतीय कंडीशन में हम यदि बात करें तो भारतीय पोजीशन में आज भी अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना है। उसमें सबसे पहला केस जो है वो हमें दिमाग में रखना है, कस्तूरीलाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी स्टेट का ये मामला था जहां पर पुलिस ने चोरी किए गए माल के शक पर वादी के सोने को जब्त किया। सोने की जब्ती करके उसे पुलिस स्टेशन में जमा कराया। पश्चातवर्ती कार्रवाई में उसे फ्री कर दिया गया कि सोना सही था, लेकिन वह कांस्टेबल सोना लेकर भाग गया और जब केस फिल किया गया तो चूंकि पुलिस प्रशासन का कार्य सॉवरेन पावर के तहत था, इसलिए न्यायालय ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया और राज्य सरकार को इस कार्य के लिए लायबल नहीं ठहराया। इसी फैसले के विरुद्ध अपील किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने माननीय न्यायाधीश जो गजेंद्र गड़कर जी थे, उनके माध्यम से संप्रभु और गैर संप्रभु कार्य के अंतर्गत अंतर स्थापित करने का प्रयास किया गया और उस फैसले को जो कि हाईकोर्ट ने दिया था उसे बरकरार रखा। चूंकि पुलिस प्रशासन का कार्य सॉवरेन पावर का था, इसलिए न्यायालय ने कस्तूरीलाल के केस में उससे न्याय नहीं दिया। राज्य सरकार ने उसे कंपनसेशन प्रदान नहीं किया। अब क्या था कि पुलिस अधिकारियों ने अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग किया था। इस केस को यदि हम एनालिसिस करें, सबसे पहली बात यह थी कि स्टेचुटरी फंक्शंस था। पुलिस का काम, पुलिस का पावर था, वैधानिक पावर था और उस वैधानिक पावर के अनुसरण में वो कार्य हुआ। दूसरी बात, संपत्ति को पुलिस के माल खाने में जमा कराना, उसकी कस्टडी में जमा कराना पुलिस का एक ऐसा अधिकार है जो संप्रभु पावर के तहत किया गया अधिकार है। अन्य कोई भी व्यक्ति पुलिस माल खाने में वह सोना जमा कराने के लिए अधिकृत नहीं हो सकता। और न्यायालय ने उस केस में पुलिस कर्मचारी की लापरवाही को इग्नोर करते हुए और कस्तूरीलाल को मना कर दिया कि आपको कंपनसेशन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वह सॉवरेन फंक्शन था। इसी विचारधारा का अनुसरण जो है वह एक और इंपॉर्टेंट केस था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस तुलसीराम, जिसमें न्यायालय ने 5 व्यक्ति थे जिनको आईपीसी के तहत क्या किया गया, दोषित माना गया और उस पर कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान 2 व्यक्तियों को क्या किया गया, छोड़ दिया गया, यानी कि उन्हें दोषी नहीं माना गया और बाकी 3 बचे व्यक्तियों को दोषित करार दे दिया गया। लेकिन लापरवाही की वजह से गलत रूप से उन 5 व्यक्तियों को कैद कर दिया गया और 3 व्यक्तियों को जो दोषी करार दिए गए थे उसकी जगह पर 5 व्यक्तियों को क्या हो गई, सजा मिल गई। न्यायालय के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध केस फिल किया गया और कंपनसेशन की मांग की गई। अदालत ने निम्नलिखित आधार पर यह फैसला दिया कि राज्य उत्तरदायी नहीं है, यानी उसी कस्तूरीलाल के केस को
फिर से फॉलोअप किया गया। एक बार फिर वही आधार था कि न्यायिक अधिकारी अपने वैधानिक कृत्य के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं, स्टेचुरी फंक्शन है, और अभियुक्त को सजा देने का कार्य एक संप्रभु कार्य है। और जब सॉर्विन पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य के अनुसरण में जो भी नुकसान होगा उस अकृत्य, उस नोटिस लायबिलिटी के लिए आप लायबल नहीं है, राज्य सरकार को दायित्व के अधीन नहीं माना गया। स्टेट ऑफ बासवा वर्सेस श्रीमती बासवा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये केस जो था इसमें लगभग जो उसके फैक्ट्स थे वो कस्तूरी लाल से मिलते हुए ही केस फैक्ट्स थे। यानी इस मामले में भी अपीलकर्ता के कुछ गहनों को और नगद जो है वो चोरी हो गए। इनमें से कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और एक मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत बरामद माल को पुलिस की अभिरक्षा में रख दिया गया। यह माल एक बक्से में रखा गया था। कुछ समय बाद उस बक्से से वह माल गायब हो गया। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हो पाया है कि विवादित संपत्ति राज्य के द्वारा उचित देखभाल और सावधानी के रखने के बावजूद उसके नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण गुम हुई थी। इसलिए अभिकर्ता को 10,000 कस्तूरी लाल के केस में एक अलग निर्णय, और यहां न्यायालय ने आधार क्या बनाया कि राज्य अपनी संप्रभु पावर के तहत कर रहा है, लेकिन यदि राज्य के द्वारा उस कार्य को करते समय प्रॉपर सावधानी और सतर्कता नहीं बरती गई, जितनी सावधानी और सतर्कता उन कंडीशन में बरती जानी अनिवार्य थी, तो वहां पर न्यायालय ने उसे कंपनसेशन प्रदान किया। राज्य सरकार को इस कार्य के लिए दोषी ठहराया गया और यह कस्तूरी लाल का जो एक मिथिक था उसे तोड़ने का प्रयास भी इस निर्णय में किया गया। यहाँ पर एक चीज और हमें दिमाग में रखनी है कि संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग संप्रभु शक्ति के प्रत्यायोजन के तहत किया जाना होना चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है। यानी जब आप किसी व्यक्ति को छूट के लिए कहेंगे तो उसके लिए दोनों तत्व पूरे होने जरूरी है कि जिस कार्य को दिया गया था वो संवैधानिक फंक्शन था, स्टेचुरी फंक्शन था, और जो पावर जिसके डेलीगेशन में वह कार्य किया गया है वह पावर भी सॉवरेन पावर था। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का एक केस जो है जिसमें एक बैंकर ने पंजाब नेशनल बैंक को यह निर्देश दिया कि उसके सरकारी खजाने में 50,000 रुपए उत्पाद शुल्क जमा करवा। बाद में वादी के पक्षकार को पता चला कि कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरी में था और जो अकाउंटेंट था, इन दोनों ने मिलकर वो 50,000 रुपए उसके खाते से गबन कर दिए। वादी के द्वारा अनुयोजन की कार्रवाई की गई। राज्य को इस आधार पर उत्तरदायी करार दिया गया। उसके दो कंडीशंस थी। पहली शर्त यह थी कि जिसके तहत अकाउंटेंट के द्वारा अपने संवैधानिक ड्यूटी को किया जाना चाहिए था पूरी होती है, यानी कि स्टेचुरी फंक्शन था। दूसरा, सरकारी खजाने की नियमावली के अनुसार अकाउंटेंट रकम प्राप्त करने के लिए अधिकृत था। आप यदि कोई अकाउंटेंट या ट्रेजरर ऑफिस या नगद कैशियर जो है वो यदि पैसे जमा कराने के लिए आप उसे देते हैं तो वो एक अधिकृत व्यक्ति है, आपने कोई गलती नहीं की है। जहां तक दूसरी शर्त का सवाल है अर्थात संप्रभु प्रत्यायोजन किया जाना था, यह शर्त पूरी नहीं होती है क्योंकि यह किसी निजी व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय ने इस केस में क्या किया, कंपनसेशन दिलाया। और वर्तमान यदि हम इस राज्य के कृत्य के बारे में बात करें तो उसमें उसको समझने के लिए हमें कस्तूरी लाल से लेकर अभी तक के सारे एपिसोड को इंसिस्ट समझना है। रुद्र साह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1983 का मुकदमा हमें दिमाग में रखना है, जिसमें एक व्यक्ति को जिसको कि 3 जून 1968 को ही बरी कर दिया गया था, किंतु 16 अक्टूबर 1986 तक उसे जेल में रखा गया। अर्थात किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति की घोषणा होने के पश्चात भी उसको 14 साल तक जेल में बैठे रहना पड़ा। रुदुल साजो का याचिकाकर्ता ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस रिट के लिए आवेदन किया, रिट जारी याचिका दायर की। न्यायालय ने जो न्यायाधिपति महोदय थे उन्होंने बिहार सरकार को इस बात के लिए हिदायत दी कि वो तुरंत उसे रिहा करे और 5,000 रुपए और उसके अलावा 30,000 रुपए सप्लीमेंट कंपनसेशन और रुदुल साह को दिलाया गया।
यानी यह निर्णय हमें यह बताता है कि राज्य सरकार का किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना, उसको जेल में रखना, यह सॉरविन फंक्शन था, लेकिन न्यायालय ने बावजूद उसके लापरवाही मानते हुए और उसे कंपनसेशन जो है वो दिलाए। श्रीमती कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु राज्य का एक मुकदमा, जिसमें कि 6 साल के लड़के की मौत मद्रास शहर के 10 फीट गहरे सीवरेज टैंक में गिर जाने के कारण से हुई। ऐसे केसेस बहुत से हमने कुछ समय पहले पिछले 10-1 सालों में न्यूज चैनलों पर पढ़े कि जहां पर बोरवेल का गड्ढा जो है वो खुला छोड़ दिया और उसमें कोई व्यक्ति, बच्चा जो है वो गिर गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने ये कहा कि 50,000 रुपए का मुआवजा जो है ऐसे मामलों में दिया जाएगा और उसे भुगतान न मिलने पर 12% ब्याज भी उनके ऊपर अधिरोपित किया गया। और उसको न्यायालय ने यह तय किया कि तमिलनाडु राज्य जो है वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो उक्त रकम, पूरी रकम का या उसका कुछ हिस्सा स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति से वसूल करे जिसकी सीवरेज टैंक खुलने में लापरवाही थी। अर्थात ये राज्य सरकार चाहे तो किसी दूसरे के ऊपर भी डाल सकती है, लेकिन कंपनसेशन देना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है वह लायबिलिटी निर्धारित की जाएगी। भीम सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट का एक मामला है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक मामला है, जिसमें एक एमएलए को गलत तरीके से विधानसभा जाने से रोक लिया गया, गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने 50,000 रुपए का मुआवजा उसमें दिलाया। न्यायालय ने धीरे धीरे इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये सॉरविन और नॉन सॉरविन फंक्शन जो है ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सॉरविन और नॉन सॉरविन फंक्शन की इस गाइडलाइन को खत्म नहीं किया है। ये जो मामले जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, एम नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सरकार के प्रतिनिधित्व दायित्व के संबंध में विचार किया और इन सभी मामलों में न्यायालय ने केवल इस बात को फोकस किया कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारी के द्वारा लापरवाही बरती गई या नहीं बरती गई। यदि लापरवाही बरती गई है तो राज्य सरकार इस बात से बच नहीं सकती कि वह जो कार्य कर रही है वह सॉरविन फंक्शन है और संप्रभु शक्ति के अधीन किए गए कार्य के लिए उससे किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी निर्धारित नहीं की जा सकती। ये आपके था वाइकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत, मास्टर सर्वेंट रिलेशन, राज्य का उसके कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के प्रति दायित्व। इन दोनों क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आपको? नो सर। कल हम चर्चा करेंगे रिमोटनेस ऑफ द डैमेजेस एंड नर्वस स्ट्रोक। नर्वस स्ट्रोक यानी तांत्रिक आघात, कि किसी व्यक्ति को मजाक में आपने कुछ कह दिया है और उसको स्ट्रोक लग जाए तो क्या इस बात के लिए अप्रत्यपूर्ण दायित्व होता है। और दूसरा रिमोटनेस ऑफ द डैमेजेस, क्षति की दूरवर्तीता का सिद्धांत, कि क्या प्रत्येक अप्रत्यपूर्ण दायित्व के लिए कंपनसेशन अनिवार्य है या न्यायालय इस कंपनसेशन की अमाउंट को कहीं तक सुनिश्चित करेगा। जिसका उदाहरण हमने अपनी डॉट की पहली क्लास में लिया कि जब एक महिला किसी कार्य के लिए रेलवे स्टेशन जाती है और वह डेस्टिनेशन पर पहुंचे उससे पहले रेलवे में कोई प्रकार की खराबी होती है, महिला को पहले स्टेशन पर उतार दिया जाता है। महिला जो स्टेशन पर जो स्टेयर बनी हुई थी उसके ऊपर चल रही होती है, उस दौरान उसका पैर स्लिप होता है, उसके पैर पर चोट कारित होती है, वह हॉस्पिटल में भर्ती कराई जाती है जहां उसको गलत इंजेक्शन दिया जाता है जिसके कारण से उसके बाल उड़ जाते हैं। बाल को देखने से वह कोमा में चली जाती है और वह यह सारा प्रकरण 5 साल तक भुगतती है। तो क्या रेलवे कंपनी इस पूरे प्रकरण के लिए लायबल है या वह केवल उससे पहले स्टेशन पर उतारने के जो दायित्व है केवल वही तक सीमित है। इसी को समझने के लिए हमें क्षति की दूरवर्तीता का सिद्धांत या रिमोटनेस ऑफ द डैमेजेस के सिद्धांत को क्लियर करना है। तो हम कल करेंगे।
थैंक यू ठीक है। सर।